नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम थ्योरम थर्ड से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी थर्ड थ्योरम एक नेम्ड थ्योरम है। इस थ्योरम को गॉस थ्योरम के नाम से पुकारा जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। ये थ्योरम कहती है कि इफ़ ए डिवाइड्स बी सी एंड जी सी डी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 1 देन ए डिवाइड्स सी। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई नंबर ए दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और उन दो नंबर में से एक नंबर की जी सी डी उस डिवाइज़र के साथ 1 हो जाती है, तो वो डिवाइज़र उनमें से दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा। यानी क्लियरली हमें दिख रहा है, क्योंकि हमें जी सी डी ए और बी की 1 दे रखी है दोस्तों, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कल जी सी डी के बारे में बताया था कि अगर ए और बी की जी सी डी डी होती है तो यहाँ पर डी ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है। यानी आप डिविजिबिलिटी के फॉर्मूले के अनुसार इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू डी एंड इंटू सी वे सी इज एन इंटीजर, और इसको आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू डी ई, जहाँ पर सी और ई की जी सी डी हमेशा 1 होती है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं कि जो डी है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है, क्योंकि डी के बाद इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं आएगा। इसका मतलब जो सी और ई हैं, जो कि इन नंबर्स के अलग अलग डिवाइज़र हैं, उन दोनों के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यानी इन दोनों की जी सी डी 1 होगी। तो क्लियरली दोस्तों हमें दे रखा है कि इन दोनों की जी सी डी 1 है। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी डिवाइज़र कॉमन नहीं है 1 के अलावा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जब ए और बी के बीच में ही कुछ कॉमन नहीं है और अगर ए बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि ए सी को डिवाइड करेगा ही दोस्तों। क्योंकि अगर ए सी को डिवाइड नहीं करता तो ये कंडीशन ट्रू हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी को डिवाइड नहीं करता। अगर ए बी को डिवाइड करता दोस्तों तो इनकी जी सी डी ए आनी चाहिए थी, जैसा कि हमने पिछले जी सी डी के टॉपिक में पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ा था दोस्तों कि इफ़ जी सी डी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारा ए है वो बी को डिवाइड दे देता है। पर यहाँ पे हमें दे रखा है कि इन दोनों की जी सी डी 1 है, यानी ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए बी को डिवाइड नहीं करेगा दोस्तों। जब भी हमारे इन दोनों के बीच में जी सी डी 1 होगी, तो यानी इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब ए सी को ही डिवाइड करेगा दोस्तों। एग्जाम्पल देख लीजिए। हमने मान लिया हमारा एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 18। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 18 को डिवाइड दे देता है दोस्तों, और आप 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर 2 18 का एक फैक्टर है और 9 भी 18 का एक फैक्टर है। पर क्योंकि 2 की जी सी डी 3 के साथ हमेशा 1 आती है, तो 3 9 को ही डिवाइड कर पाएगा दोस्तों। जैसा कि आपको दिखाया है, यहाँ पर बी मैंने 2 को लिया है और सी मैंने 9 को लिया है। तो क्योंकि ए और बी की जी सी डी 1 है, यहाँ पर 3 और 2 की जी सी डी 1 है, तो 3 हमेशा 9 को ही डिवाइड करेगा। और ये कंडीशन आप जानते हैं दोस्तों ट्रू होती है। तो इसका मतलब हमारी ये थ्योरम बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। अगली थ्योरम कहती है कि इफ़ जी सी डी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 1। आपको इस लाइन को देखते ही समझ जाना चाहिए दोस्तों कि अगर इन दोनों की जी सी डी 1 है तो ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। और हमें एक और कंडीशन दे रखी है कि सी ए को डिवाइड दे देता है दोस्तों। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि सी और बी की जी सी डी भी 1 होगी। क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं, क्योंकि सी ए को डिवाइड देता है, ये हमें गिवन है। तो आप इस डिविजिबिलिटी के फॉर्मूले से ए को सी के इक्वल लिख सकते हैं, जहाँ पर के इज एन इंटीजर। और हमें दे रखा है कि ए और बी की जी सी डी 1 है दोस्तों। तो यहाँ पर क्योंकि ए और बी की जी सी डी 1 है, तो आप ए की जगह सी पुट कर दीजिए। क्योंकि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस स्टेटमेंट से आप क्लियरली देख सकते हैं, जब मैंने ए की जगह सी के पुट किया तो यानी इन दोनों के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो दोस्तों क्लियरली जब सी के बीच में ही कुछ कॉमन नहीं है बी के साथ,
तो सी के साथ भी कुछ कॉमन नहीं होगा बी का, क्योंकि जब जो सी के है वो हमारा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बी को ही डिवाइड नहीं करता है दोस्तों। तो जब सी के बी को ही डिवाइड नहीं करेगा तो सी भी बी को डिवाइड नहीं करेगा और ना ही के बी को डिवाइड करेगा दोस्तों, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमें दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली दोस्तों जब सी बी को डिवाइड नहीं करता तो इनकी जीसीडी 1 ही आएगी। आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, कल मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, हम एक बार पीछे आपको दिखा देता हूँ उस थ्योरम को। ये देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि अगर जीसीडी ए और बी की डी होती है तो आप उसको इस कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर एम एंड एन आर एन इंटीजर्स। यहाँ पर आप एम एन की जगह एक्स और वाई डी ई कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, पर वो इंटीजर्स होने चाहिए। तो इसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर इनकी जीसीडी 1 है दोस्तों, तो मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया, यानी जीसीडी जो हमारी 1 है इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पर आप एम एन भी ले सकते हैं दोस्तों, एक्स वाई भी ले सकते हैं, आप कोई भी रैंडम 2 नंबर्स ले सकते हैं जो कि इंटीग्रल वैल्यूज़ को दर्शाएंगे दोस्तों। तो जब आप यहाँ से ए की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे दोस्तों, तो आप देख पाएंगे कि अगर आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लें और आप अगर अब के एक्स को एक्स डेक्स मान ले, तो दोस्तों क्योंकि के एक इंटीजर है, एक्स हमने इंटीजर लेट किया था, तो के एक्स भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं इसको एक्स डेक्स मान लेता हूँ दोस्तों के एक्स को। तो क्लियरली दोस्तों आपको इस कॉम्बिनेशन को देख के पता चल रहा होगा कि इस कॉम्बिनेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 ही आएगी दोस्तों। और ये भी मैंने आपको थ्योरम के साथ पढ़ाया था कि अगर इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो इन 2 नंबर्स की यानी ए और बी की जीसीडी हमेशा 1 होती है। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पर सी और बी की जीसीडी भी 1 हो जाएगी। ये मैंने आपको कल बताया था कि इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू अगर 1 हो तभी ये कंडीशन ट्रू होती है। अदर केसेस में आपको चेक करना पड़ेगा कि जो इस तरफ वाला नंबर है, जो यहाँ पर नंबर आएगा, जैसे कि मैंने आपको कल इस एग्जांपल में दिखाया था कि यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू 21 है, पर यहाँ पर 14 और 7 की जीसीडी 1 नहीं है, उनकी जीसीडी 7 होती है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 1 हो तभी आप इस फॉर्मूले को करेक्ट कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 इज़ द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो लिस्ट ही होनी चाहिए, तभी वो हमारी जीसीडी होती है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम को पढ़ते हैं दोस्तों। अगली थ्योरम में क्या कहती है, इफ़ ए एम एन आर नो नेगेटिव नॉन ज़ीरो नंबर्स। तो हमें दे रखा है कि ए एम एन 3 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, यानी इनकी वैल्यू 0 के अलावा आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी। तो इसमें क्या रखा है दोस्तों कि अगर ए की जीसीडी एम और एन के साथ 1 होगी इनकी प्रोडक्ट के साथ, तो ऐसे तभी पॉसिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए की जीसीडी एम के साथ 1 होनी चाहिए और ए की जीसीडी एन के साथ भी 1 होनी चाहिए दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर प्रोडक्ट के बीच में ही कुछ कॉमन नहीं है तो इनके साथ क्या कॉमन होगा दोस्तों, ये तो बिल्कुल यही वाली बात हो गई। देखिए यहाँ पे एम एन की जगह मैंने सी के लिया हुआ है और यहाँ पे बी की जगह हमारा ए है। तो मैंने आपको बताया था जब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता तो ये सिंगल कैसे करेंगे दोस्तों, ये तो सिंपल सी बात है। तो वही बात यहाँ पे दे रखी है कि जब इसकी जीसीडी इन 2 की प्रोडक्ट के साथ 1 है तो उनकी जीसीडी अलग अलग भी 1 होगी, यानी इन दोनों के बीच में भी कोई कॉमन नहीं आएगा। बिल्कुल यही वाली बात है दोस्तों। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 3 है वो 22 को डिवाइड नहीं करता है दोस्तों, तो यानी इन दोनों की जीसीडी आपस में क्या हो गई 1, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि इस कंडीशन को दिखाता है। अब 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 11 यानी 3 इज नॉट डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 11। तो यानी सिंपल सी बात है, एम एन एन की जगह यहाँ पे 2 और 11 है और यहाँ पे ए की जगह हमारा 3 है। तो 3 ना तो 2 को डिवाइड करता है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, और ना ही 3 11 को डिवाइड करता है। तो यानी 3 की जीसीडी 2 के साथ भी 1 आ गई और 3 की जीसीडी 11 के साथ भी 1 आ गई। और ये दोनों कंडीशन हमेशा ट्रू होती हैं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं 3 ना तो 2 को डिवाइड करता है, 3 ना तो 11 को डिवाइड करता है। तो यही वाली कंडीशन हमारी प्रूव हो गई दोस्तों। अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली थ्योरम में क्या कहती है, इफ़ ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी, यानी सी इज़ द कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। हमें दे रखा है कि सी नाम का जो इंटीजर है वो ए और बी नाम के 2 इंटीजर्स का कॉमन मल्टीपल है।
और हमें दे रखा है दोस्तों कि ए और बी की जीसीडी 1 है, तो ये तभी पॉसिबल होगा, ये वाली कंडीशन, जब ये तीनों कंडीशन पॉसिबल होंगी, यानी जो ए बी की प्रोडक्ट होगी दोस्तों वो सी को डिवाइड करेंगी। याद रखिए दोस्तों, ये वाली चीज़ अलग है और ये वाली चीज़ अलग है। इसका क्या मतलब है, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में चला के देखिए तो दोस्तों ये ऊपर वाली थ्योरम का ही एकदम रिवर्स पार्ट बन जाता है। यहाँ पे देखिए ए और एम की जीसीडी 1 थी और ए और एम की जीसीडी में प्रूफ करनी थी। यहाँ पे ये हमें दे रखा है, इसका क्या मतलब होगा, ए और सी और बी और सी, और यहाँ पे देखिए इन दोनों की जीसीडी 1 दे रखी है, तो यानी इसको डिवाइड करेगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ दोस्तों। हमें पता है कि 2 18 को डिवाइड कर देता है, 2 9 से 18, तो 2 18 को डिवाइड कर देगा और 3 भी 18 को डिवाइड कर देता है 6 पे। और आप जानते हैं कि जो 2 और 3 की जीसीडी है वो 1 के इक्वल होती है, क्योंकि 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर आप इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 3 वो होता है 6, और आप जानते हैं 6 18 को डिवाइड कर देता है। ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए यहाँ पे एक जगह मैंने 2 लिया हुआ है, सी की जगह मेरा 18 है, तो देखिए, और बी की जगह मेरा 3 है, तो देखिए ए डिवाइड सी, बी डिवाइड सी, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी आल्सो डिवाइडिंग इज सी। अब देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन करेंगे कि अगर यहाँ पर जीसीडी 1 ना होती, यानी ए और बी एक दूसरे को डिवाइड करते, तो क्या होता, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन लेते हैं, जहाँ पर मैंने ए को ले लिया 2 और मैंने अब की बार बी को 3 ना लेकर 4 लिया है, और मैंने सी को 4 लिया है दोस्तों। आप जानते हैं 2 4 को डिवाइड करता है और 4 तो 4 को डिवाइड करता ही है। और आप जानते हैं 2 और 4 की जीसीडी 2 होती है, क्योंकि 2 और 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपस में वो 2 होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 2 और 4 की मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे आपको 8 मिलेगा, और 8 कभी भी 4 को डिवाइड नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि एक तो इससे छोटा नंबर है, और अगर यहाँ पर कोई बड़ा नंबर भी आप लेंगे दोस्तों तब भी वो कंडीशन ट्रू नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि 8 4 को डिवाइड नहीं करता, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स प्रूव हो जाएगी जब ये जीसीडी 1 नहीं होगी दोस्तों। अगर आप यहाँ पर कोई और नंबर भी लेंगे तो भी वो कंडीशन ट्रू होगी दोस्तों। आप घर पे एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। आगे के एग्जांपल, आप अगर कोई बड़ा नंबर भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे दोनों में, तो भी दोस्तों ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी। जैसे कि आप अगर यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे 20 लेके देख लीजिए, यहाँ पे भी आप 4 को 20 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर आपको 20 मिल जाएगा। आप जानते हैं कि जो 8 है वो 20 को भी डिवाइड नहीं करता है, तो 8 और 20 की जीसीडी भी उस टाइम पे 20 आएगी। तो ये कंडीशन तभी ट्रू होगी दोस्तों जब ए बी सी को डिवाइड करता हो, बी बी सी को डिवाइड करता हो, और ए और बी की जीसीडी आपस में 1 हो, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी दोस्तों। अगली थ्योरम देखते हैं दोस्तों। अगली थ्योरम में हमें कहा गया है, इफ द जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू डी देन प्रूव दैट जीसीडी ऑफ ए बाई डी कोमा बी बाई डी इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों नंबर की जीसीडी डी के इक्वल है, तो यानी इन दोनों नंबर्स के बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो डी होगा, क्योंकि हमारा जीसीडी एचसीएफ ही होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। यानी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज डिवाइडिंग बोथ ए एंड बी इज द डी। तो आप जानते हैं दोस्तों, ए बाई डी का मतलब क्या हुआ कि आपने डी से इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। तो जब आपने इस नंबर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही हटा दिया तो इनकी जीसीडी 1 ही आएगी दोस्तों। इसको जनरलाइजेशन के तौर पे समझते हैं। हमें दे रखा है कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू डी, तो इसका मतलब क्या है, डी ए को भी डिवाइड कर देगा और डी बी को भी डिवाइड कर देगा, और ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पर आप ए को डिविजिबिलिटी के फॉर्मूले के अनुसार ये लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू डी सी, और बी को क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू डी ई। और क्योंकि डी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दो नंबर्स के बीच, यानी जो अदर कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी जो सी और ई है, जो भी फैक्टर हैं ए और बी का, सी भी एक ए का फैक्टर है और ई भी एक ए का फैक्टर बी का फैक्टर है, पर सी और ए की जीसीडी हमेशा 1 होगी दोस्तों, क्योंकि ये द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे दो नंबर्स के बीच का। इसको एक एग्जांपल समझिए दोस्तों। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 30, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं 15 2 जा, और एक नंबर ले लिया 75, यहाँ पे आ गया 15 5 जा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो जीसीडी है वो 15 के इक्वल है, पर आप देख सकते हैं कि जो बाकी दो नंबर हैं उनके बीच में कभी भी कुछ कॉमन नहीं आएगा अगर ये वाला नंबर हमारा जीसीडी होगा दोस्तों। तो क्योंकि 15 इन दोनों की जीसीडी है, तो इन दो नंबर्स के बीच की जो जीसीडी होगी वो हमेशा 1 होगी। तो यहाँ पर सी और ए की जो जीसीडी है 1 होगी। याद रखिए दोस्तों, ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब जो नंबर आपने यहाँ पे लिया है वो इन दोनों नंबर्स की जीसीडी ही होगी दोस्तों। अगर आप और कोई कॉमन फैक्टर लेंगे तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी,
ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोस्तों, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसको आप कह सकते हैं। अब इस थ्योरम से देखिए दोस्तों, इस लाइन से आप क्या कह सकते हैं, a बाई डी, जब आप d को यहाँ पे डिवाइड में लेके आएंगे तो ये c के इक्वल आ जाएगा, और जब यहाँ पे आप d को डिवाइड में लेके आएंगे तो ये e के इक्वल बच जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों c और a की GCD 1 है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो c को आप क्या लिख सकते हैं, a बाई डी, तो मैंने लिख दिया a बाई डी, और आप e को क्या लिख सकते हैं, b बाई डी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने b बाई डी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इन दोनों की GCD 1 है और इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे इनकी GCD 1 हो गई। तो यही हमारा थ्योरम का कहना था कि जब आप जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उससे डिवाइड कर देंगे दो नंबर्स को, तो उनकी GCD 1 बचेगी, जो कि बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। जब आपने कॉमन नंबर को ही नंबर्स के अंदर से हटा दिया तो उनके बीच में कुछ कॉमन बचा ही नहीं, उनके बीच में केवल 1 ही कॉमन बचा। हमारी लास्ट थ्योरम है दोस्तों, जो कि आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स वेयर a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF। ये आपने 10th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ी होगी दोस्तों, कि जो दो नंबर्स की प्रोडक्ट होती है वो उनके LCM इंटू HCF के बराबर होती है। और क्योंकि हम अब हायर क्लासेस के अंदर आ चुके हैं तो यहाँ पर हम HCF को GCD का नाम दे देते हैं। ये दोनों होती है एक ही चीज़ है दोस्तों, पर ये इसका एक तरह से ऑल्टरनेटिव नेम रख दिया गया है। तो ये हमारी अब हायर क्लासेस के अंदर थ्योरम बन गई कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर GCD। अब इसी थ्योरम के ऊपर हमारा थर्ड एग्जाम्पल बेस है दोस्तों। मैं आज आपको थर्ड एग्जाम्पल करवाऊंगा और आगे के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, LCM निकालना है हमें 306 का और 657 का। तो पहले आप इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए, आपके पास पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर दे रखा है 657। LCM आपको निकालना है तो आप पहले इन दोनों को GCD निकाल लीजिए। GCD कैसे निकलेगी, कल मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया था, जिसके अंदर हमने GCD निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था कि हम कैसे इसको कॉम्बिनेशन को लगा के GCD निकाल सकते हैं। तो आप बिल्कुल वही स्टेप फॉलो कीजिए। याद रखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं दिखाना है, यहाँ पर आपको बस GCD निकालनी है। तो पहले आप बड़ा नंबर लेंगे, उसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। जब यहाँ पे आपका जो डिवाइजर था अब आप उसको डिविडेंड बना दीजिए, और जो रिमाइंडर था उसको आप इस वाले नंबर का डिवाइजर बना दीजिए। आप जब 45 से 306 को डिवाइड करेंगे तो आपको कॉन्स्टेंट आएगा 6, रिमाइंडर आएगा 36। अब आप इसको डिविडेंड बना दीजिए और 36 को आप डिवाइजर बना दीजिए। यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 6। ऐसे ही करके आप अब 36 को आगे लेके आएंगे, इसको आप डिवाइजर बना देंगे 36 का। आपको जानते हैं 9 4 36 होता है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। मैंने कल आपको बताया था कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो इस स्टेप में आपको यहाँ पर इसके दो डिवाइजर देखने को मिलेंगे। एक तो इसका डिवाइजर है 9 और दूसरा इसका डिवाइजर है 6। पर आपको GCD के रूप में वो नंबर लेना है जो पिछले स्टेप का रिमाइंडर था दोस्तों। पिछले स्टेप में रिमाइंडर हमारा 9 था, तो इस स्टेप में हमारा ये एक डिवाइजर है 36 का। तो यही हमारी GCD होगी दोस्तों इन गिवन दो नंबर्स की। दोस्तों याद रखिए, इन दो नंबर्स की GCD है दोस्तों। ये हमारे किस थ्योरम से आया है, आप जानते हैं GCD ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज इक्वल्स टू द GCD ऑफ B एंड R वेयर R इज द रिमाइंडर। दोस्तों ये हमने थ्योरम बेसिक के अंदर पढ़ी थी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जो इन दोनों की GCD होगी वो इन दोनों की GCD होगी 306 और 45 की। जो इन दोनों की GCD होगी वो 45 और 36 की GCD होगी। जो 45 और 36 की GCD होगी वो 36 और 9 की GCD होगी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और जो 36 और 9 की GCD होगी वही हमारे रिजल्टेंट की GCD होगी। तो इसका मतलब जो इन दोनों की GCD है वही हमारे इन दो नंबर्स की GCD है, और इन दोनों की GCD हमारी दे रखी है 9, जो हमने निकाल ली है दोस्तों। तो इन दोनों की GCD पे हमारी 9 आ गई। अब आपको GCD मिल चुकी है, A और B आप जानते हैं, LCM निकालना है। GCD को यहाँ पे लिख लीजिए, GCD को इससे डिवाइड कर दीजिए और फिर इन दो नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आप सोल्व कर लेंगे तो आपको आपका LCM मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आप खुद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन जो आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे कल वाली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।